बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज एक बहुत मज़ेदार से टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पिछले 6 महीने में जो तुर्की और ख़ुसूसन इस्तांबुल में मैंने फ़ेस किए, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं वो सारी बातें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर आप लोग वहाँ तुर्की में ऑलरेडी आ चुके हैं टूरिस्ट वीज़े पे, टीआरसी पे, या ये कि आने का इरादा रखते हैं, तो दोनों सूरतों में ये जो छोटी छोटी सी वीडियोस हैं ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होंगी। और लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक को, और आप लोग भी बड़े मज़े से ये सुनेंगे और मज़ा आएगा आपको सुनने में कि आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया वो है किस तरह से हमें वहाँ पे फ्रॉड्स और स्कैम्स का सामना करना पड़ता है जब हम टूरिस्ट वीज़े पे जाते हैं। और क्योंकि बिल्कुल नई जगह होती है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जब भी किसी टूरिस्ट प्लेस पे, जो बिज़ी टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो अमूमन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी पूरी दुनिया से मुख्तलिफ़ कौमों के, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग आते हैं, और ख़ुसूसन उस सूरत में कि जबकि वहाँ की ज़बान भी अलग हो और टोटली चेंज होती है, तो वो उसको समझने में और मुश्किल लगती है। तो उस सूरत में क्या होता है कि वहाँ पर धोखेबाजी, फ्रॉड, स्कैम्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कुछ स्कैम्स तो ऐसे हैं कि जिनका मुझे ख़ुद बज़ाते ख़ुद मैंने उनका सामना किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ ऐसे स्कैम्स हैं कि जो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली वहाँ पे मौजूद थे, उसी दौरान उनके साथ हुए और उन्होंने मेरे साथ शेयर किए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और नियत और उम्मीद यही है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि अब सीज़न शुरू होने वाला है। जैसे जैसे मज़ीद लोग घूमने के लिए तुर्की को सेलेक्ट करेंगे और आएंगे टूरिस्ट वीज़े पर, या फिर टीआरसी लेने के लिए आएंगे, तो ये छोटी छोटी सी बातें अगर इसमें आप मुहतात रहें और थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा भी होगा, और आप किसी बड़े धोखे से और बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। तो तमहीद काफ़ी बड़ी हो गई, लंबी सी, तो फिर चले हम शुरू करते हैं। तो पहली जो है वो जो सबसे ज़्यादा मैंने नोट की बात वहाँ पर कि आप जब कोई शॉपिंग करने जाते हैं, ज़ाहिर बात है जब आप वहाँ जाएंगे तो आप ग्रॉसरी की दुकान पे भी जाना होगा, मॉल्स में भी आप लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो क्या होता है वहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने नोट की बात, किसी एक मखसूस जगह की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कि आप किसी ग्रॉसरी स्टोर की बात कर रहे हैं या कॉस्मेटिक स्टोर की बात कर रहे हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर रहे हैं। होता ये है वहाँ पर ज़्यादातर, क्योंकि ज़बान बिल्कुल अलग है, आपको अंदाज़ा नहीं होता, तो जो चीज़ जहाँ पर रखी होती है उसके नीचे जो प्राइस टैग होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। और ये एक दफ़ा नहीं, इस अरसे में कम से कम भी अगर मैं इसको इतने मोहतात रहने, एक या दो के बाद मैं काफ़ी मोहतात भी हो गई थी, उस देखने के बाद भी जो है वो मुझे 2 से 3 दफ़ा मज़ीद, यानी तकरीबन 5-6 दफ़ा मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। तो मैं आपको मिसाल देती हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए जैसे मैं ग्रॉसरी स्टोर पे गई, तो अदरक जो है वो जिंजर वहाँ काफ़ी महंगी है। आई थिंक सम टाइम वो 35 लीरा और कहीं कहीं 40, कहीं 45 लीरा तक केजी होती है। तो उमूमन जो महंगी चीज़ें हैं उसके नीचे बहुत सस्ता कोई भी टैग ऐसा लगा हुआ होगा, 3 लीरा कुछ सेंट का या 4 लीरा कुछ सेंट का। क्योंकि आपको तो पढ़ना आता नहीं, आप ये समझते हैं कि उसके बिल्कुल जहाँ पे वो उन्होंने रखा हुआ है शेल्फ़ में, उसके बिल्कुल नीचे जो प्राइस टैग है, तो आप जो जल्दी से ले लेते हैं। तो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने कहा अरे ये अदरक सब लोग कहते हैं महंगी है, ले लेते हैं, लेकिन जब आप रसीद लेते हैं तो वो रेसिप्ट पे भी जो उनकी ज़बान में लिखा होता है, तो आप उसको डबल चेक नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ है, अनलेस अनटिल कि आप वो घर में आएँ और वो सेम लैंग्वेज जो है वो अपनी टाइप करें और गूगल में ट्रांसलेट करें, तो आपको पता चलता है। तो एक आध दफ़ा तो मैंने नोट किया, क्योंकि बाकी चीज़ों का मुझे अंदाज़ा था। तो बिल जब वो काफ़ी डिफरेंस आया, $40 का 40-45 लीरा का फ़र्क आया, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। तो फिर मैंने उसको ट्रांसलेट किया, तो पता चला कि अदरक की कीमत जो है वो 37 पॉइंट समथिंग लीरा उन्होंने लिए, और जबकि वहाँ पर जो उसके नीचे कीमत लिखी हुई थी वो 3 लीरा कुछ सेंट, कुछ मज़ीद पैसे थे उसके आगे। तो इस तरह से ये एक दफ़ा नहीं हुआ। इसी तरह एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मैं गई, वहाँ पे जैम और जेलीज़ जो है उसकी बॉटल्स रखी हुई थी। तो जितनी भी जगह जो चीज़ भी मैंने उठाई
जब मैं काउंटर पे गई हूँ और मैंने चेक किया है तो वो डबल कीमत, फ़र्ज़ कीजिए अगर वहाँ 3 लिखा हुआ है तो जिस वक्त वो स्कैन करेंगे तो उस वक्त वो 7 लीरा या 8 लीरा या इवन 10 लीरा का उसके पैसे आ रहे होते हैं। इसी तरह से मैंने एक फ्लिप फ्लॉप चप्पलें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये घर में पहनने के लिए अच्छी हैं चप्पल, ले लेती हूँ। और उसके ऊपर, उस पूरी बास्केट के ऊपर बहुत बड़ा सा लिखा हुआ था 7 लीरा। तो मैंने वहाँ से 2 जो हैं वो पेयर्स उठाए। तब जब मैं पे करने आई हूँ तो उन्होंने 27 लीरा पर चप्पल जो है उसको चार्ज किया। और ऐसा नहीं था कि किसी ने गलती से उस बास्केट में डाल दिया, वहाँ 7, 8, 9 सेम पेयर्स जो हैं वो पड़े हुए थे उसी में। तो क्योंकि उनको पता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग आते हैं, ज़बानें आती नहीं हैं और जल्दी जल्दी में कोई देखेगा नहीं। तो मुझे तो यही महसूस होता है कि इंटेंशनली वो ये बात करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मुहतात रहिए, कोशिश ये कीजिए कि जब भी ग्रॉसरी करने जाएं या कोई चीज़ ख़रीदें तो थोड़ी मकदार में ख़रीदें ताकि उसको चेक करना आपको आसान हो जिस वक्त। और कोशिश ये भी करें कि जिस वक्त वो स्कैन कर रहे हो कैश रजिस्टर पे, तो वहाँ थोड़ा सा आप चेक करते रहिए कि जब वो स्कैन करते हैं तो वो क्या कीमत लिखी हुई आ रही है। तो इस सूरत में जो है वो लंबे बिलों से आप जो है वो बच सकते हैं। और क्योंकि अक्सर उमूमन ये 7-8 दफ़ा, जैसे मैंने आपसे कहा, ये मैंने नोट किया। अच्छा, दूसरी एक बात जो अब मैं आपको बताऊंगी वो भी बड़ी हैरान कुन है। जैसे मॉल्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स, उनमें जब आप जाते हैं और KFC, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स और पोपाय, उनकी बड़े बड़े से आपके पास फूड कोर्ट में जब आप जाते हैं और खाने के लिए मांगते हैं, तो जिस तरह उमूमन पूरी दुनिया में होता है कि उनके डील्स जो हैं वो बाहर बोर्ड पे या तो उसकी तस्वीरें होती हैं या फिर जो साइन होती हैं वो टीवी के तरह से वो उसके ऊपर कंटिन्यूस चल रहे होते हैं कि ये प्रमोशंस जो उनकी होती हैं। तो इसी तरह प्रमोशंस को देखते हुए एक दफ़ा KFC में मेरे साथ ये हुआ और एक दफ़ा पोपाय में। तो जो कुछ वो वहाँ लिखा हुआ होता है ना और जो तस्वीर बनी हुई होती है, नॉर्मली अब जैसे आप फ़र्ज़ कीजिए फ्राइड चिकन ले रहे हैं, आपने कहा कि 3 पीस वाला जो है वो 3 पीस चिकन का जो डील आपकी है वो आप दे दें। लेकिन जब वो आपको देंगे ना तो वहाँ फ्राइड चिकन के बजाय जो है वो फ़िले, या जिसको वो लोग कहते हैं टेंडर्स जो कहते हैं, वो आपके हाथ में 3 दे देंगे और उसके साथ फ्राइज़ होंगे और पॉप होगी। वो अब जब आप पूछेंगे कि भाई ये तो पिक्चर में ये चीज़ बनी हुई है, इसमें आप हमें दे ये रहे हैं, कहते नहीं जी ये यही आता है। इसी तरह से होता है। और ये एक दफ़ा नहीं, KFC में भी मेरे साथ यही सेम हुआ है। पिक्चर प्रमोशन पे कुछ और बना हुआ था और उनसे बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको ज़बान समझ में नहीं आती, या फिर वो के जान के प्रिटेंड करते हैं कि वो बिल्कुल बात समझ नहीं पा रहे हैं और वो आपको दे देते हैं। ज़ाहिर बात है फिर आप भी नए होते हैं, बहस मुबाहसे से थोड़ा सा घबराते हैं। आपकी तो कंट्री होती नहीं कि आप उनसे कोई बहस करें या कुछ भी करें, तो वो आप उनसे ले लेते हैं और जो भी उन्होंने आपको दिया। तो इसी तरह मेरे साथ, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि KFC में भी मेरे साथ यही हुआ, पोपाय में भी मेरे साथ यही हुआ। वहाँ पे भी मैंने फ्राइड जो है वो पोपाय, आपको पता है उनकी चिकन जो है, और वहाँ पे भी उन्होंने बिल्कुल कुछ उससे अलग हट के, हालांकि उनके पिक्चर पे और वो सब चीज़ें बनी हुई थी। तो थोड़ा सा एहतियात कीजिए कि जिस वक्त आप वहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, पहले उनसे अगर पॉसिबल हो तो कहिए कि आप क्या चीज़ दे रहे हैं, ये डील जो है वो आप शो करें। या ये कि जो दूसरे लोग ख़रीद रहे हैं वहाँ पे, उन पे थोड़ी सी देर दूर खड़े होकर देख लीजिए किसने क्या डील ली है और उसमें वो क्या दे रहे हैं। तो ये खाने पीने में और जिस वक्त आप मांगते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा मोर कॉन्शियस होके आप लेंगे तो आपको फिर क्या कहना चाहिए कि मायूसी से थोड़ा सा बच सकते हैं। वरना तो ये कि जब ऑर्डर आता है इंतज़ार करने के बाद और फिर उसके बाद आप जाके खड़े होते हैं और फिर बहस करते हैं, तो वो बड़ा ऑड सा हो जाता है। अच्छा जनाब अली, उसके बाद ये भी ज़रूर देखें कि जिस वक्त वो आप परचेज़ कर रहे हैं और कैश रजिस्टर पे गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डबल स्कैन कर रहे हैं आपका, क्योंकि ये भी वहाँ बहुत कॉमन है कि आपने सामान ख़रीदा और एक एक चीज़ को वो 2 या 3 दफ़ा स्कैन कर देते हैं। और फिर मैंने जैसा आपसे कहा, क्योंकि आपको ज़बान पता नहीं होती और आपको अंदाज़ा नहीं होता, और ऐसा नहीं कि कोई मैं बहुत छोटी सी दुकान, महल्ले की किसी दुकान का आपका ज़िक्र कर रही हूँ। वो ज़्यादातर जो हैं वो बड़ी दुकानें, जो बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर उन्होंने ये काम किया हुआ है। सबसे पहले तो प्राइस बिल्कुल अलग है। मुझे अम्ब्रेला चाहिए थी, वहाँ पे प्राइस लिखे हुए थे 13 लीरा समथिंग, बहुत बड़ा सा बोर्ड था। और जिस वक्त हमने वहाँ उनको दिया जाके, तो वो उसके प्राइस आए 57 लीरा। तो कहाँ आप सोचिए 13 लीरा, कहाँ 57 लीरा। तो
क्योंकि वो ली सिर्फ एक ही चीज़ उस दुकान से थी तो फ़ौरन पॉइंट आउट हो गए। हमने कहा भाई ये कैसी बात है, क्या नहीं वो तो दूसरी थी और वो सोल आउट हो गई है और ये हो गया, इस तरह की बातें बहाने करते हैं। और इसी तरह से स्कैन भी जो है वो बड़ी बड़ी दुकानों पे भी मैंने देखा, एक एक चीज़ को 2-2 3-3 दफ़ा जो है वो स्कैन कर देते हैं। जब बिल आता है तो फिर आप लोगों को, क्योंकि आप मिक्स एंड मैच करना बहुत मुश्किल होता है कि प्राइस से और चीज़ों को नाम आपको पता नहीं होते, बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहिए, कोशिश करें कि ग्रॉसरीज़ जब भी लें तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स की सूरत में ना लें। पे करते वक्त आप 2 से 3 आइटम, 5 आइटम, इवन 7-8 आइटम से ज़्यादा एक दफ़ा परचेज़ ना करें, तो आपको चेक करना आसान होगा अपनी रसीद को, और थोड़ा सा आप मोर कॉन्शियस भी रहेंगे। अच्छा, उसके अलावा एक स्कैम वहाँ ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि जिस वक्त आप किसी बड़े होटल में आप जाएंगी और वहाँ जाके आप उनसे मांगती हैं कि जी तमाम स्टोर तो होटल्स में तो नहीं होता, मगर अक्सर वो ये करते हैं कि आप जब उनसे मांगती हैं कि जी आप अपना मेन्यू कार्ड ला के दें, तो कहते हैं नहीं जी आपको क्या खाना है, आपको क्या पसंद है, थोड़ा सा आपको बातों में लगाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे अच्छा भाई, आप उनको बताएंगे कि भाई आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप बीफ खाना चाहती हैं या आपको राइस के साथ कुछ पसंद है, या जो भी कुछ आप बताएंगे तो उससे रिलेट वो फ़ौरन अपनी ऑफ़र कर देते हैं कि आप ये चीज़ खाएँ, ये हमारे यहाँ की बहुत मशहूर है और अब मैं अभी आपको ला के देता हूँ, और ये और वो करके, और वो अवॉइड ये करते हैं कि कहीं आप उससे प्राइस मैच ना कर लें और कोई एक्सपेंसिव चीज़ आपको 2 या 3 जो है वो मेन्यू में ला के सर्व कर देंगे। जब आप खा लेते हैं तो यकीनन आपको पैसे पे करने होते हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होता, वो इतनी खुश अखलाक़ी से और इतनी मोहब्बत से आपको वेलकम करते हैं और सर्व करते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, उनसे कहने पहले आप मेन्यू कार्ड दें हमें, और उसके बाद हम आपको चूज़ करके बताएंगे कि हमें क्या खाना है। और इसी तरह से जिस वक्त आप बिल पे करें, जब आपको वहाँ आपको सर्व करें बिल, तो उसको भी ज़रा दोबारा देख लें कि वो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि उनको ये पता होता है ना, नॉर्मली होता ये कि जब नए ऐसे शहर के जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट डेली आ रहे हैं। अब कल मैं देख रही थी इनकी वेबसाइट पे, तो उसमें जो टर्की में टूरिस्ट है एप्लीकेशंस हैं, तो वो कहते हैं जी 20,000 एप्लीकेशंस डेली आती हैं जो कि रेजिडेंसी परमिट के लिए आती हैं। टूरिस्ट आते हैं और फिर वो TRC जो है 1 साल की शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट मांग लेते हैं। तो सोचिए कितना टूरिस्ट आ रहा है वहाँ, इन हालात में भी, कोरोना के हालात में भी इतने लोग पूरी दुनिया से वहाँ पर आते हैं। तो उन लोगों को ये पता होता है कि ये लोग जो आए हैं आज यहाँ हैं, कल ये महल्ला बदल लेंगे या होटल बदल लेंगे, तो हमसे कौन सा इनसे बहुत दिनों का वास्ता है, या तो हमारा आमना सामना इनसे होगा नहीं, तो चीटिंग करना आसान होता है। अच्छा जनाब आली, एक होटल का जब जिक्र आया तो मैं ये भी आपको बताऊं कि उसमें ये भी होता है, जैसे आपने ऑनलाइन बुकिंग कर ली होटल की आपने यहाँ से, और जिस वक्त आप वहाँ पे पहुँचेंगे ना, वो आपको ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि सॉरी जी आपने जो बुकिंग ऑनलाइन की थी वो रूम तो जो है वो प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ पर कोई लाइट का इशू हो गया या कोई वाटर इशू हो गया है या ड्रेनेज इशू हो गया, तो सॉरी वो रूम तो हम आपको नहीं दे सकते, मगर कोई मसला नहीं, हम आपको अल्टरनेट रूम दे देते, या ये कि ये बिल्डिंग में तो ख़राबी आ गई है, अब आपको हमसे थोड़ी से फासले पे दूसरी बिल्डिंग है, वहाँ हम आपको अकोमोडेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम आ गई है। तो ज़्यादातर ऐसा नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन जहाँ जो क्राउडेड एरिया हैं, खुसूसन एशियन साइट इस्तांबुल की, जो सारा टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ आया सोफिया, ब्लू मॉस्क और म्यूज़ियम और दूसरी चीज़ें, और बहुत क्राउडेड एरिया है हर वक्त, वहाँ उन लोगों को ये स्कैम करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि दिखाते वो बहुत अच्छा सा होटल है, बहुत अच्छा उसमें पैकेज आपको शो करते हैं, आप ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, लेकिन उनका मकसद आपको ट्रैप करना होता है। और छोटे मोटे होटल्स जो 8 गेट होटल तो आप नहीं कहेंगे, उनको मोटेल कहेंगे, या एयरबीएनबी की तरह के जो रूम्स होते हैं वो होते हैं, जो पीछे की तरफ होंगे, बहुत ऊंचाई में होंगे, या कुछ ऐसे इलाके में होंगे जहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते। आप भी थके हुए आते हैं, परेशान होते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करेंगे, चलो इस पैसे में जो भी मिल रहा है वहाँ रह लें। तो ये भी आप कॉन्शियस रहिए इसके लिए भी, और ये भी सूरत हाल आपको फ़ेस करनी वहाँ पड़ सकती है। अच्छा जनाब, उसके अलावा एक जो मेरे पर्सनली मैंने जिसका जो फ़ेस किया वो ये था कि नॉर्मली आपको पता होगा कि वहाँ के इत्र बहुत मशहूर हैं, परफ्यूम्स और इत्र खुशबुएँ जो हैं बहुत ही उम्दा और बहुत खूबसूरत खुशबुएँ होती हैं। जब आप बाज़ार में चले जाते हैं, इवन आप जब चल रहे होते हैं मार्केट्स में, तो इर्द गिर्द जो लोग चल रहे होते हैं, तो आप
बहुत ही प्लेजेंट आपको वहाँ की फ़ील आ रही होती है, बहुत खूबसूरत खुशबुएँ होती हैं मज़ेदार सी। तो मैंने भी वहाँ पर जाके 2 और 3 जो हैं वो तोहफ़े देने के लिए, तोहफ़ के लिए इत्र ख़रीदे। और तो उनका तरीक़ा ये होता है कि पीछे की तरफ शेल्फ़ में जो है वो इत्र की बड़ी-बड़ी बोतलें जो हैं बड़ी खूबसूरत सी वो रखी होती हैं, और हर जो बोतल है उसके आगे 2 या 3 छोटी बोतलें जिसके अंदर पर ग्राम्स के हिसाब से होता है, 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम की बोतल, छोटी-छोटी सी बॉटल्स बड़ी खूबसूरत सी रखी हुई होती हैं। और वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपको कितने ग्राम चाहिए, ये 100 ग्राम इतने का है, या 500 ग्राम लेंगी तो ये इतने का होगा। जिस तरह सॉरी ग्राम कह रही हूँ मैं, ml। तो ml आप कितने का लेंगे, 100 ml लेना है कि 50 ml लेना है, तो उस हिसाब से वो बॉटल्स रखी हुई होती हैं। और साथ ही उन्होंने जो है वो रखा हुआ होता है अपने साथ कॉफ़ी। तो जब 3 या 4 वो आपको खुशबुएँ सूंघा लेते हैं, सूंघ लेते हैं आप उसको, तो उसके बाद आप जो, जैसे हम टेस्टलेस हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा खाना खा के, तो इसी तरह थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपकी खुशबू की हिस्स जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इस खुशबू में क्या फ़र्क है। तो हर थोड़ी देर बाद वो आपको जो कॉफ़ी होती है, ग्राउंडेड कॉफ़ी, ड्राई कॉफ़ी, वो आपको देते हैं कि आप इसको स्मेल करें। आप उसको सूंघते हैं, उसके बाद फिर आप दूसरी खुशबुएँ सूंघते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से अपनी पसंद से, अच्छा वहाँ पे ये भी नोट कीजिएगा कि आप 2 तरह की जो है वो इत्रियात होते हैं, एक अल्कोहल बेस होते हैं और एक वाटर बेस होते हैं। तो नॉर्मली बात है कि जो अल्कोहल बेस हैं और जो ऑयल बेस हैं, अल्कोहल बेस इतने ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होते, लेकिन ऑयल बेस जो हैं वो, क्योंकि ऑयल वहाँ रहता है जिस जगह आप लगा रहे हैं, तो थोड़ा वो एक्सपेंसिव भी होते हैं और थोड़ा स्टे उसका टाइम ज़्यादा होता है। तो बहरहाल खैर उन्होंने जो भी कुछ दिखाया मैंने पसंद किया, बहुत उम्दा खुशबुएँ थीं और उनसे पैसे मुनासिब किए, सब कुछ किया, और उन्होंने वो एक तरफ से रखते चले जा रहे थे। तो जिस वक्त मैंने वहाँ तो चेक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था ये वही खुशबुएँ जैसी जो भी मैंने ली वो ले ली। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ वापस कनाडा और मैंने उनको देखा है, तो आप यकीन करें कि और सारी खुशबुएँ जो थी वो बिल्कुल न्यूट्रल, कोई ऐसा लग रहा था कि किसी ने क्या मैं बताऊँ आपका, कोई वाटरी सी कोई चीज़ है, बिल्कुल प्लेन, ना कोई उसके अंदर कोई खुशबू थी। और क्योंकि मुझे ये याद इसलिए कि जो मैंने पसंद की थी और जो सेलेक्ट की थी उनके कलर्स टोटली डिफरेंट थे। जो इत्रियात मैंने देखी थी, एक बहुत डार्क शैम्पेन कलर का था, एक जो था वो येलोइश था, संदल का जैसे रंग होता है। और जब यहाँ वो तीनों शीशियाँ निकाली हैं और उन्होंने किस सफाई से मतलब उसको बदला है, वो मैं नहीं बता सकती हूँ आपको किस वक्त उन्होंने किया, क्योंकि मेरे सामने तो उन्होंने उसको फ़िल किया था, फ़िल करके रखा है, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी फ़िल की हुई उन्होंने शीशियाँ रखी हुई होती हैं, और उनको पता होता है कि इन्होंने जो ये ली हैं ये बहुत एक्सपेंसिव हैं और इन्होंने बार्गेन किया है और जो भी कुछ किया, खामोशी से वो शीशियाँ वहाँ रख लेते होंगे, वल्लाह आलम क्या करते होंगे। लेकिन बहरहाल जो मुझे शीशियाँ मिली हैं वो टोटली जो थी वो चेंज थी। वो बिल्कुल प्लेन कोई जाली कोई चीज़ मुझे दे दी थी, और वो अच्छे खासे पैसे भी थे उसके, और वो मेरे पैसे भी वेस्ट हुए। तो अब आपको करना क्या है कि जब भी आप ख़रीदें, जिस वक्त अपने सामने वो आपको वो छोटी बॉटल में जो भी जितना भी ml आपको चाहिए आप ले रहे हैं, फ़ौरन के फ़ौरन उनके हाथ से लीजिए और लेकर अपने पर्स में या अपने हाथ में रख लीजिए कि नहीं जी ये मैं अपने पास इधर कॉर्नर पे रख रही हूँ, आप मुझे हाथ में देते जाएं। तो इस सूरत में उनको चांस नहीं मिलेगा कि वो चेंज कर पाएँ, और होपफुली कि जो नुकसान मेरा हुआ है आप में से किसी का ना हो, क्योंकि नॉर्मली लोग जब वहाँ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा सा लगता है कि इतनी अच्छी खुशबुएँ हैं, और वो लें ज़रूर आप लोग। अच्छा, इसके अलावा जो एक चीज़ इसी तरह जैसे यहाँ पर भी होता है अमूमन के परफ्यूम्स जो हैं वो सड़क के किनारे के जी ये बिल्कुल ओरिजिनल परफ्यूम्स हैं, ये आप ले लें और काफ़ी महंगे महंगे दामों वो सेल करते हैं, तो प्लीज़ वो आप बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो आप वेस्टिंग ऑफ मनी है, बिल्कुल जाली होते हैं। और आपको बहुत दावे करेंगे, बड़ी बड़ी दुकानों के बाहर छोटे स्टॉल्स और बेंच लगा के बैठे हुए होंगे, आप ये समझेंगे कि शायद ओरिजिनल है, इन्हीं की हैं। और इसी तरीके से जगह जगह आप देखेंगे तो चांदी अंगूठियाँ और स्टोन्स वो भी जगह जगह लिए हुए बैठे हुए होंगे, और आपको बताएंगे कि ये प्योर चांदी है, और चांदी की कीमत पे ही आपको बताएंगे 500 लीरा, 700 लीरा, 1000 लीरा, और बताएंगे कि जी ये पत्थर बहुत शानदार है, आप ले लें। लेकिन यकीन मानिए ना वो चांदी होती है और ना वो पत्थर ओरिजिनल होते हैं। तो कभी भी इस तरह से आप अगर सड़क के किनारे या मार्केट के कॉर्नर्स पे
आप बिल्कुल ना लें। कुछ मखसूस दुकानें होती हैं, वहाँ जाएं, उसको चेक करें। चांदी और सोने को चेक करने का प्रॉपर तरीक़ा होता है, ताकि उनका कार्ड हो, वो प्रॉपर उनकी दुकान हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप रसीद के साथ दोबारा जाके उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो है वो एक और बड़ी मज़े की बात हुई मेरे साथ कि कभी भी अननोन पर्सन जो है ना, वो उनसे आप रास्ता ना पूछिए। मगर ये कैसे हो सकता है भाई, जब आप नई जगह गए हैं तो आपको ऐसा तो ज़रूरी करना पड़ेगा कि आप रास्ता, किसी जगह जा रहे हैं, आपको किसी जगह जाना है और आपको रास्ता पूछना है, तो पूछना तो पड़ेगा आपको लामला वहाँ पर। तो अब क्या किया, इसी तरह से हमारे साथ ऐसा हुआ कि मैं और मेरी सिस्टर जो थे, हम लोग ट्रेन में मौजूद थे और हमें स्टॉप पे, वहाँ पे ऐसा होता है कि आप मेट्रो बस से उतरती हैं तो फिर इंटरसेक्शन, एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। 2 या 3 पॉइंट्स होते हैं मशहूर, कि जहाँ पे आपको वहाँ से ट्रेन मिलती है। तो हर जगह ऐसा नहीं होता कि आप हर स्टॉप पे उतर जाएं और आपको वहाँ पे ट्रेन मिल जाए। तो हमें तो रास्ता पता नहीं था, ना हम ये जान रहे थे कि ये कैसे होगा। तो एक बराबर में 2 साहब बैठे थे, क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो हमने यही सोचा कि इनको इंग्लिश आती है, तो उनसे पूछा। तो उन्होंने भी बड़ी खुश अखलाक़ी से, ओ वेयर आर यू केम फ्राम, ओ यार पाकिस्तानी एंड दिस एंड दैट, एंड बहुत खुश अखलाक़ी से और वेलकम और ये वो सब। कहाँ जाना है तुम्हें क्या? तो हमने बताया कि हमें इस स्टॉप पे जाना है, और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं आपको बताऊँगा, तो मेरे साथ उतरिएगा आप, मैं आपको बताऊँगा कहाँ। तो गाड़ी चलने लगी, बस हम लोग चलते रहे। थोड़े दूर के बाद एक काफ़ी डार्क सी स्ट्रीट आई है, जो स्टेशन था। तो वहाँ उन्होंने इशारे से हाथ से किया, दो आदमी थे एक साथ, कि आप दोनों यहाँ उतर जाइए। तो हम लोग खड़े हो गए उतरने के लिए। जैसे ही हम लोग उतरने लगे तो हमारे फ्रंट पे जो एक तुर्किश थी खातून, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया बिठा के ना, गुस्से से कहेंगी कि इस पे बैठ जाओ। तो थोड़ा सा वियर्ड भी लगा कि भाई ये इस तरह से क्यों कर रही हैं, और हाथ के इशारे से ना दुपट्टा खींच के कहनी बैठो, इसी पे बैठो, और इशारे से कहेंगे कि नहीं यहाँ उतरना नहीं, तुम बिल्कुल नहीं उतरना यहाँ पर। अच्छा, वो लोग ये कहते कहते, क्योंकि हमसे कहते यही स्टॉप है आप उतर जाइए, दोनों उतर गए। वहाँ से इशारे करें कि उतरो उतरो, इतने में वो औरत ने हमको उतरने नहीं दिया, बस आगे चल दी। जब हम लोग आगे चले गए तो फिर उसने अपना ट्रांसलेटर खोला, फ़ोन, और उस पर ट्रांसलेट करके उसमें उसने बताया कि ये जो आपको स्टॉप पे उतारे थे, ये बिल्कुल स्टॉप, ये ऐसी प्लेस है कि जहाँ पे क्राइम बहुत होते हैं, कभी भी अननोन। और फिर उसने हमको काफ़ी जो है ना वो डराया कि ये किस जगह तुम उतर रही थी, यहीं बैठी रहो, मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ, क्योंकि हम नाम ले रहे थे जगह का। तो उसको वो लड़की, वो सुन रही थी लड़की, उसने कहा देखो ये मेरा कार्ड है, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, और ये कभी भी इस तरह से नहीं करना, मैं तुम्हें बताऊँगी कहाँ उतरना है। फिर 7-8 स्टॉप आगे वो औरत उतरी हमारे साथ बेचारी, वो हमें लेके गई। उसने पॉइंट आउट किया कि देखो तुम्हें यहाँ से इस तरह से इस वेस्ट में जाओगी, या तुम इस तरह बैठोगी, इस साइड पे नहीं जाना, ये रॉन्ग साइड है, इस तरह करके उसने, और फिर वो खुदाफिज कह के गई। तो देखिए ऐसी छोटी छोटी सी बातें होती हैं। अगर हम वहाँ उस वक्त उतर जाते उनके साथ, शाम का वक्त था, वल्लाह आलम कि उनका क्या नीयत थी, वो हमको कहाँ ले जाते। वो तो जहाँ जहाँ कहते हैं हमें, हम चलते जाते कि भाई यहाँ नहीं, इस तरफ नहीं, आप लेफ़्ट पे आई, या कोई कुछ भी हो सकता था, वल्लाह आलम। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, अब काफ़ी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई, और बातें तो बहुत ज़्यादा करने की हैं। अभी तो समझिए कि मैं आधे हिस्से पे भी नहीं पहुँची हूँ। तो ठीक है, इंतज़ार कीजिएगा आप नेक्स्ट पार्ट का। मैं इंशाल्लाह ताला इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बताऊँगी। बहुत अपना ख़्याल रखिएगा, और शुक्रिया देखने का बहुत बहुत। अगर ये आपको मूवी पसंद आई है तो उसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब इसके नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँ तो वो आपको मिल सके। और शेयर करने से ये होगा कि जो लोग यहाँ आ चुके हैं और इन छोटी छोटी बातों से हो सकता है वो किसी बड़े नुकसान से बच जाएँ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।